हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम ग्रुप 18 बी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 जेई मेंस और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। डिस्कस कर रहे हैं नोबल गैसेस के बारे में। ग्रुप 18 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन इसके मेंबर हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिव नोबल एलिमेंट है और रेडॉन को छोड़कर बाकी सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर जो ड्राई एटमॉस्फेरिक गैस है उसके अंदर इसका 1% होता है और इसमें से भी आर्गन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर के ड्राई एयर में नोबल गैसेस का परसेंटेज तो नियरली 1% और उसमें सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंस होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है आर्गन की। और रेडॉन अर्थ क्रस्ट में होता है। रेडॉन एलिमेंट रेडियो एक्टिव है और आपने पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे 14 ग्रुप की बात करूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में रेडियो एक्टिविटी है। नाइट्रोजन ग्रुप में आ जाऊं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो बिस्मिथ में रेडियो एक्टिविटी है। ऑक्सीजन ग्रुप में आ जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, तो पेलोनियम में रेडियो एक्टिविटी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हेलोजन ग्रुप 17 ग्रुप, तो एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस चीज को नोटिस करो कि जो भी किसी भी ग्रुप का जो सबसे बॉटम वाला एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। बेसिकली टॉप टू बॉटम रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज होती है और आप ये समझ सकते हो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियस जैसे जैसे हैवी होता जाएगा उसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आती जाती, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती जाती है, क्रिएट होती जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हैवी न्यूक्लियस जिसका होगा उसकी रेडियो एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी होने से वो अनस्टेबल हो जाता है। तो और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो स्टडी है वो अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें सिंपल इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है। नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज। जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जिनॉन का जो वैलेंसी शेल है उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रही है तो इनर ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रही है। नियॉन में इनर ऑर्बिट 1 है, आर्गन में इनर ऑर्बिट 2 है, क्योंकि 3s2 3p6 तो वैलेंसी शेल है। तो वैलेंसी शेल के अलावा अंदर कितनी ऑर्बिट हो गई? 2। क्रिप्टॉन का वैलेंसी शेल 4th है, 4th पीरियड का हो गया। तो क्रिप्टॉन में वैलेंसी शेल को छोड़कर बाकी अंदर ऑर्बिट कितनी हो गई? 3। इसी तरह से जिनॉन का वैलेंसी शेल 5th है और जिनॉन के वैलेंसी शेल 5th है। तो वैलेंसी शेल के अलावा ठीक है कितने अंदर ऑर्बिट है? 4, 1 2 3 4। तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिनॉन के सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड है और हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम 1s2 है और हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बाउंडेड है और 1s2 फुल्ली फ्रीड भी है। अब यहां पर अगर अपन आ जाए टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। साथ में आप देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये क्या हो जाएगी डिक्रीज। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज प्रॉपर्टी टू बॉन्डेड एटम, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टॉन और जिनोन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंपॉर्टेंस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन हीलियम नियॉन आर्गन के लिए नहीं। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जस्ट लिख के वापस हटा इसलिए रहा हूं कि अगर पूछ ले तो लिख देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर बेसिकली जब तक ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन यूजलेस है। खैर, क्रिप्टॉन और जिनोन रिएक्टिव हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। चलो उसको अभी डिस्कस नहीं करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इग्नोर करो अभी। ये देखो वो अभी इसी क्लास में आगे कंसेप्ट डिटेल में आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, जेड इफेक्ट डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अब क्या हो जाएगा? साथ में इनका एटॉमिक मासेस इंक्रीज होंगे। एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मासेस क्या हो रहे हैं? एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं। यानी एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएंगे तो इनके अंदर जो फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पर जो वंडरवाल फोर्स है ये वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स होते हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन में, क्योंकि एक तो ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट तो करते नहीं है। रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? ये नोबल है। ये अगर हम पहले जनरली बात करें एक्सेप्शन को छोड़ के, तो ये सारी गैसेस जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या हो जाता है? आउटर स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें नंबर, और फिर इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हाईएस्ट होती है कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, तो हीलियम की ज्यादा है फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। थर्ड पीरियड की बात करूं मैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो आर्गन की हाईएस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में हाईएस्ट है। और दूसरा अगर मैं बोलूं कि अगर ग्रुप वाइज बात करूं तो 1 to 18 ग्रुप है, तो 18 ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से ग्रुप की है, तो हम लिखेंगे नोबल गैसेस की, हम बोलेंगे 18 ग्रुप एलिमेंट की। और इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नहीं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाई नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट, तो हमारा आंसर होगा 3 पॉइंट उसमें आपको लिखने हैं। फर्स्ट लिखोगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल्ली फील्ड है, तो ये वैसे ही स्टेबल है, इनको न इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं और न ही गेन करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, कोई दूसरा एलिमेंट इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो लेंगे नहीं, तो नेगेटिव आयन बनाएंगे नहीं, तो न तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे न ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाई नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट, तो फर्स्ट लिखोगे फुल्ली फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, तो ये अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया।
अब दूसरा पॉइंट, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी नहीं करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी को देते भी नहीं है, तो कैटायन फॉर्म भी नहीं करते। इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते नहीं है, तो नेगेटिव आयन बनाते नहीं है, तो मतलब आयनिक कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे। अब ये बात अलग है कि क्रिप्टॉन और जिनॉन की कुछ कंपाउंड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ नॉन है, वो भी बहुत लिमिटेड है, और वो भी क्यों है वो हम अब बाद में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हमेशा क्या होता है, पहले जनरल कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही एक्सेप्शन पे आते हैं। तो इन जनरल तो हम बोलेंगे ये नोबल गैसेस हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब वंडरवाल जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो हमेशा ये एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, तो इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नोबल गैसेस, हीलियम इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आर्गन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे O2 क्या है, O2 इज द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन, O3 इज द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फास्फोरस क्या है, P4, फास्फोरस इज द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर S8, सल्फर इज द ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से नोबल गैसेस को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इनके ये सिमेट्रिकली स्फीयर है, बिल्कुल सारी गैसेस नॉन पोलर है, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, अदर जैसे O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, इनके कंपैरिजन में इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, तो यहाँ के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस बेसिकली सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं नोबल गैसेस के अंदर। जो फोर्सेस हैं, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, इनके बीच में एटम ही है ये, तो इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और लंदन फोर्सेस है। या यूं बोलो कि जो फोर्सेस है उनको हम क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं। और ये हम 11th के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो फिर चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट 3 पेजेस में डिटेल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस किए हुए हैं, उसमें ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पर हम अभी इस क्लास में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि इन फोर्सेस को, जो नोबल गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, सॉरी जो इंटरमोलिकुलर बोल सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट ये कि नोबल गैसेस के अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, वो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं, तो ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इन जनरल इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होंगे, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीकेस्ट वंडरवाल फोर्सेस कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। बट अगर हम टॉप टू बॉटम इनके बीच में आपस में कंपेयर करें, ये इनका म्यूचुअल कंपैरिजन है, आपस का कंपैरिजन है, तब यहां पर ये भले सब में लंदन फोर्सेस हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन वो फोर्सेस फिर भी इससे ज्यादा हीलियम से थोड़ा ज्यादा नियॉन में होगा, नियॉन से ज्यादा आर्गन में होगा, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन में होगा। तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन इंक्रीज। ठीक है, देखो सीधी बात है, ऐसी सारी गैसेस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, वो कंप्रेस करने पर जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कौन मोर इजीली, ईज मतलब ईज, ठीक है, ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन इंक्रीज, यानी लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सी गैसेस इजीली लिक्विडिफाइड होती है, तो वो लिक्विडिफाइड इजीली होती है जिन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, उन सारे गैस मॉलिक्यूल्स के
बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो, वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हो, तो थोड़ा सा ही कंप्रेस करते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो फिर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में भी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और वो दे गेट टुगेदर और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसकी हमने रिएक्टिविटी की बात कर ली, इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं हम, और रेडोन को छोड़ के सारे एटमॉस्फेयर में हैं। अब यहां पर इनका एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर लूं कि देखो रेडियई, इनकी जो रेडियस है वो वंडरवाल रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। कौन सी रेडियस फाइंड आउट करते हैं? वंडरवाल रेडियस। अब वंडरवाल रेडियस क्या होता है? बेसिकली देखो रेडियस दो तरह की होती है जो हम 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते थे, कोवेलेंट रेडियस एंड वंडरवाल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? तो सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको यहां से वाइप आउट करता हूं, यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस, पर क्लियर कर दूं यहां पर सबसे जो टॉपेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है। हीलियम 1s2 है। अगर आपको इन सब में कंपैरिजन में पूछा जाए तो हीलियम मोस्ट इनर्ट नोबल गैस है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट इनर्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, जिसको हम इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई कंपाउंड नॉन नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली हीलियम, नियॉन, आर्गन के तो अभी तक कोई कंपाउंड नॉन नहीं है, तो ये तीनों इनर्ट गैस कह सकते हैं इसको, पर कलेक्टिवली इस पूरे ग्रुप को नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस का मतलब अपन उसको पूरी तरह से इनर्ट नहीं बोलेंगे, जैसे नोबल मेटल होता है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, तो कुछ कुछ तो रिएक्ट करते हैं। ये नोबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। हीलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो हाईएस्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो हम लिखेंगे हीलियम। हीलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट है। हीलियम मोस्ट इनर्ट गैस है। ये सारे क्वेश्चन है बेटा। और नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो हाईली पॉजिटिव होता है। अब मैंने ये अच्छे से बेसिक क्लास में भी डिस्कस कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना मोर नेगेटिव है, मतलब समझो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी अच्छी है। ठीक है, अब ये तो प्रीवियस मतलब जो हमारी पास्ट क्लासेस निकल गई है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत अच्छे से डिस्कस की है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा ईजी से, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी नहीं है या न के बराबर है। डेल्टा एच पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती एनर्जी देके अंदर भेजना, मतलब वो जाना ही नहीं चाहता है। जैसे आप क्लासरूम में इंटरवल जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप सबको एक तरह से जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, अदर टीचर्स होते हैं, वो फोर्सफुली एक तरह से बाहर खड़े हो जाते हैं और आपको कहते भी है कि क्लास में जाओ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरवल जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप क्लास में फोर्सफुली जाते हो, तो उसी तरह तो हम बोलेंगे, तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली जाएगा किसी एटम में तो वो पॉजिटिव है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन को जब तक बहुत सारी एनर्जी नहीं देंगे तब तक जाएगा नहीं। तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट पॉजिटिव होता है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। और अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे गुड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुश होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है ना,
इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो तेजी से अट्रैक्ट होकर अंदर जा रहा है और हमारे को एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मतलब गुड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव होगी, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वापस सुनना बेटा, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, मतलब उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यानी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से गेन करेगा, और सबसे मुश्किल से गेन करने वाला कौन है, हीलियम। तो हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस ग्रुप की होती है, 18 ग्रुप की, और उसमें से भी हीलियम की सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर कंपैरिजन बात करें, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट पॉजिटिव होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब मैंने ये डिस्कस किया कि नोबल गैसेस डायटोमिक फॉर्म में तो मिलते ही नहीं, जैसे H2O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2। तो रेडियस दो तरह की होती है बेटा, एक होती है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, देखो बेटा, कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो जो ये जैसे एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या है, ये एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया Cl2, Br2, H2 की बात कर रहा हूं मैं। और जैसे ये A2 हो गया, और ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या हो गया, ये जो रेड डॉट दिख रहा है ये न्यूक्लियस, और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और इन दोनों न्यूक्लियस के जो ये बीच का डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। इस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का हम डिवाइड बाय 2 करें तो जो आता है उसको बोलते हैं हम CR। CR मीन्स कोवेलेंट रेडियस। तो इट इज हाफ ऑफ द, तो ये क्या हो गया, A2 इज द homodiatomic, it is homodiatomic molecule, homodiatomic molecule। और इस होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर ये जो इसका बॉन्ड लेंथ है, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, तो जो आया वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब यही वंडरवाल रेडियस क्या होता है, वंडरवाल रेडियस देखो बेटा क्या होता है, वंडरवाल रेडियस और वंडरवाल रेडियस VWR बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो नॉन बॉन्डेड एटम के सेंटर्स लेते हैं। पहले तो मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, जैसे ये A2 मॉलिक्यूल है, जैसे दोनों Cl2 Cl2, ये Cl2 ये Cl2, ये Br2 ये Br2, तो ये अगर A2 है तो ये अनदर A2 है। और अब इसके अंदर ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सेम स्पीशीज के डिफरेंट मॉलिक्यूल है, A2 ये Cl2 तो ये भी Cl2। अब यहां पर क्या हो गया, ये जो नेबर एटम है, नियरेस्ट नेबर एटम्स है, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यह बॉन्ड लेंथ नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो तब कहा जाएगा
बॉन्ड लेंथ तो तब कहा जाएगा जब ये दोनों बॉन्डेड है। अब ये दोनों तो नॉन बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है, ये इन दोनों में आपस में कोई बॉन्डिंग थोड़ी है। तो ये जो दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स है, उनके जो ये दोनों नियरेस्ट एटम है जो बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दो तो आ जाएगा वैन डर वाल रेडियस। तो ये दो तरह की रेडियस जो हम 11 में पढ़ चुके हैं, मैंने रिवाइज करा दी। अब इसमें ऑब्वियसली देख लो आप, जो कोवेलेंट रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ी स्मॉलर होती है। कोवेलेंट रेडियस CR, एक्चुअल रेडियस AR और वैन डर वाल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस, ये रिलेशन होता है इनमें, ये एक्चुअल रेडियस है हमारी, AR मतलब एक्चुअल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ी सी कम होती है। इस प्रेजेंटेशन से ही क्लियर है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये तो होता नहीं है, ये दोनों थंब न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ किया, ये होता है बेटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। जैसे ये दोनों फिंगर्स ऑर्बिटल है तो ओवरलैप कर गए, तो बीच दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। इस ओवरलैपिंग की वजह से इसमें माइन्यूट एरर है। इसी तरह से वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि कभी भी इवन इन सॉलिड स्टेट में भी आपने पढ़ चुके हो सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी FCC और HCP में। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड स्टेट में भी मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे से टच किए हुए नहीं रहते हैं, एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस उनके बीच में, स्मॉल गैप उनके बीच में रहता ही है। जैसे यहां मैंने गैप छोड़ दिया है, तो ये गैप मैंने भूल से नहीं छूटा है, एक्चुअल में है इसलिए छूटा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस, एक्चुअल रेडियस तो ये है, एक्चुअल रेडियस तो ये है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये जो वैल्यू है, अगर ये x है तो ये ग्रेटर देन x आएगी, यानी कहने का मतलब वैन डर वाल रेडियस स्लाइटली लार्जर होती है। लेकिन अगर ये फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो ये सिचुएशन है, फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है तो ये वाली सिचुएशन है। अगर फिजिकल स्टेट गैस हो गई बेटा, ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो चलो ये सिचुएशन है। लिक्विड पे आ जाए, तो अब लिक्विड में क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं एक बात क्लियर करूं, मैं वैन डर वाल रेडियस की जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आयोडीन की तीनों फिजिकल स्टेट होती है, आयोडीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आयोडीन सॉलिड है, तो देखो सपोज करो ये आयोडीन सॉलिड है, ये आयोडीन सॉलिड है। अब मैं आयोडीन की दोनों रेडियस डिस्कस कर रहा हूं, ये अजम्पशन ले लिया, ये आयोडीन सॉलिड है, ये आयोडीन गैस हो गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होते हैं, और ये गैस हो गया और ज्यादा दूर दूर हो गया। तो अब यहां पर ये हो गया I2 सॉलिड का सैंपल हो गया, यहां पर ये I2 लिक्विड का सैंपल हो गया, और यहां ये I2 गैस का सैंपल हो गया। अब यहां पर देखो, ये इनके न्यूक्लियस है जो रेड डॉट बना रहा हूं, ये जो रेड डॉट बना है ये न्यूक्लियस है। अगर मैं इनकी कोवेलेंट रेडियस डिस्कस करूं, तो कोवेलेंट रेडियस ये है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है।
अगर ये डिस्टेंस x है, कितना अज्यूम कर रहा हूं, तो भी ये भी x है और ये भी x है। फिजिकल स्टेट चेंज होने से मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं यहां पर कोवेलेंट रेडियस निकालूं तो भी वो x/2 आएगी, इसकी कोवेलेंट रेडियस निकालूं तो भी वो x/2 आएगी, और यहां पर भी कोवेलेंट रेडियस निकालूं तो भी वो x/2 आएगी। यानी तीनों केस में तो कोवेलेंट रेडियस जो है, जो कोवेलेंट रेडियस है वो I2 गैस की, I2 सॉलिड की, I2 लिक्विड की और I2 गैस की, तीनों की बराबर आ जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस, या मतलब कोवेलेंट रेडियस, तो जो कोवेलेंट रेडियस है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। आयोडीन गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों केस के अंदर इसकी वैल्यूज क्या है, सेम रहेगी। क्योंकि ये देखो, ये सॉलिड से जब लिक्विड हुआ तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया बेटा। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, यहाँ ये मॉलिक्यूल पास पास में थे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पास पास में थे, ये दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये और दूर हो गए, ये और दूर हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस तो फिक्स रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोवेलेंट रेडियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट, और ये इसकी प्लस पॉइंट भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं वंडरवाल रेडियस का, तो वंडरवाल रेडियस ये होगा बेटा, दो नॉन बॉन्डेड, अब ये है, अब ये डिस्टेंस सपोज करो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये a है, ठीक है। और अब ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये जो डिस्टेंस है वो a से बढ़कर b हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है वो b से बढ़कर c हो जाएगा। तो जब मैं वंडरवाल रेडियस की बात करूंगा तो वंडरवाल रेडियस यहां पर कितना आ जाएगा, a/2, ठीक है। या वंडरवाल रेडियस कितना आ जाएगा, a/2, ठीक है। या वंडरवाल रेडियस कितना आ जाएगा, लिक्विड गैस में वंडरवाल रेडियस कितना आ जाएगा, b/2, और गैस के अंदर वंडरवाल रेडियस कितना आ जाएगा, c/2। इधर लिख दूं वंडरवाल रेडियस यहाँ कितना आ जाएगा, b/2, या वंडरवाल रेडियस कितना आ जाएगा, a/2। तो क्लियर है कि जो वंडरवाल रेडियस है वो किसका ज्यादा हो गया, गैस फेज का। तो अगर हम वंडरवाल रेडियस की बात करें तो जो VWR है, वंडरवाल रेडियस है, वो I2 सॉलिड क्या इक्वल आएगा। तो ये देखो लिमिटेशन हो गई इसकी, किसकी, वंडरवाल रेडियस की, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वंडरवाल रेडियस इंक्रीज हो गया। तो अगर किसी के हमारे पास, अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे पास वंडरवाल रेडियस है तो वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात तो वंडरवाल रेडियस फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, आई थिंक ये समझ में आ गया। ये वेल एक्सप्लेनेशन है। ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट को बता रहा है, मॉलिक्यूल पास में रखे, लिक्विड स्टेट को मॉलिक्यूल थोड़े दूर कर दिए, गैस में और दूर हो गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो उसकी फिजिकल स्टेट ही गैस है और उसकी केवल वंडरवाल रेडियस ही नॉन है, तो वो एक्सेप्शनली हाई आएगी। जैसे आयोडीन का वंडरवाल रेडियस क्या है, एक्सेप्शनली हाई, ये देख लो c/2। भाई ये गैस है तो इसका वंडरवाल रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये फिजिकल स्टेट कौन सी है, ये फिजिकल स्टेट गैस है, और इस फिजिकल स्टेट गैस है तो इसका वंडरवाल रेडियस कितना आ गया, c/2, जो कि बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो होता क्या है बेटा, हम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन की बात करें तो ये नोबल गैसेस है। तो नोबल गैसेस में भी क्या होगा, नोबल गैसेस के अंदर ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल तो बनाते ही नहीं है, He2 तो होता ही नहीं है, Ne2 तो होता ही नहीं है, यानी हीलियम डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा नहीं, जैसे H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल में मिल जाता है। नियोन Ne2 नियोन डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा नहीं। तो ये खाली गैस फॉर्म में होते हैं और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा ये बॉन्ड बनाते नहीं है।
तो हमारे पास अगर नियॉन का सैंपल है तो उसमें बहुत सारे नियॉन के एटम है, और इस तरह से जब बहुत सारे नियॉन के एटम होंगे तो ये सारे नॉन बॉन्डेड है। तो किन्हीं भी दो नियरेस्ट नियॉन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, सपोज करो ये बीच की डिस्टेंस y आ रही है, तो y/2 करूंगा तो ये वन डर वाल रेडियस आ जाएगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी जो भी आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम नोबल गैसेस का कौन सा रेडियस फाइंड आउट करते हैं, वन डर वाल रेडियस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हम नोबल गैसेस के कोवेलेंट रेडियस क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आपको आंसर देना है कि जो नोबल गैसेस हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हीलियम नहीं मिलता है, आर्गन Ar2 नहीं मिलता है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब इसका वन डर वाल रेडियस ही फाइंड आउट होता है, और वो वन डर वाल रेडियस भी नॉर्मल रेडियस से कुछ ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट गैस होने की वजह से वन डर वाल रेडियस की वैल्यू डाटा हमारे पास ज्यादा बड़ा आएगा। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन के जो रेडियस के डेटा लिखे हुए हैं, ठीक है, वो वन डर वाल रेडियस है, और वो वन डर वाल रेडियस होने की वजह से उनकी वैल्यू हमको ज्यादा ऑब्जर्व होगी। ऑब्वियसली आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए मैंने इस क्लास में। तो ये देखो, ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, और मैंने कहा ना इसमें से भी 1% है और आर्गन सबसे ज्यादा है। Why do noble gases have comparatively larger atomic size? मैंने अभी बताया, noble gases do not form molecules. In case of noble gases, the atomic radii corresponding to van der Waal radii, ठीक है, मैंने बताया कि इसका van der Waal radii है। On other hand, the atomic radii of other elements corresponding to their covalent radius, हमारे पास F2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, इन सब का क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। By definition, van der Waal radius are larger than covalent radii. It is for this reason that noble gases are very large in size as compared to other atoms belonging to the same period. बिल्कुल अभी अच्छे से इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इसका आंसर डिस्प्ले किया है। आंसर में इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है, वो तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था आपका, ठीक है। Why are the element of group 18 known as noble gases? मैंने क्लियर कर दिया। The element present in group 18 have their valency shell orbital completely free and therefore react with a few element only under certain condition. Therefore they are known as noble gases. वो भी है ना, मैंने आपको बताया ना, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, और क्रिप्टॉन का भी एक ही अभी तक अच्छे से मॉलिक्यूल नॉन है, KrF2, बाकी ज़ीनॉन के काफी सारे मॉलिक्यूल नॉन है, वो क्यों है हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, all the noble gases are monoatomic, they are colorless, odorless and tasteless, they are sparingly soluble in water, they have very low melting point and boiling point because of only type of interatomic interaction in this element is weak called dispersion forces. ये जितने भी स्लाइड्स आ रही है बेटा, इन स्लाइड्स को आप पोस्ट करके भी, अगर मेरी स्पीड बोलने की ज्यादा लगे इस समय, तो पोस्ट करके आप इसको आराम से रीड करके नोट्स बना सकते हैं। ये जो सब पढ़ा रखा है उसको ही मैं डिस्प्ले करता हूँ। नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रिब्यूटेड टू द फॉलोइंग बाय, क्यों है, तो वही रीजन बता दिया मैंने। द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हीलियम का भी कंप्लीटली फील्ड है 1s2, बाकी सबका NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी फर्स्ट पॉइंट से ये लिखना है कि फुल्ली फील्ड है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ इनके आयनाइजेशन, दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन देके केटायन बनाएगा नहीं, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आज ये वाली क्लास अभी यही ओवर कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़ीनॉन के कंपाउंड और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।